हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम तुम्हारे लिए। और आज के क्लास में हमारा टॉपिक चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग, और उसके अंदर जो है आज के क्लास से हम लोग थोड़ा आयनिक कंपाउंड्स पर फोकस करना शुरू करेंगे। इसके पहले के जितने भी क्लासेस थे सब जगहों पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने कोवैलेंट कंपाउंड्स पर ध्यान लगाया था। आयनिक कंपाउंड्स भी एक तरह के कंपाउंड्स होते हैं, उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। और सबसे पहले क्लास में हम लोग इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। जैसे बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड। तो बच्चे फटाफट फॉर्मूला लिख देते हैं NaCl, और जब उनसे कहा जाता है कि लिखो सोडियम सल्फेट तो तुम फॉर्मूला लिख देते हो NaSO4, और बस यही गलती हो जाती है। सोडियम क्लोराइड दिमाग तुम्हारा चल रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं चल रहा है। सोडियम था, क्लोराइड था, तुमने सोडियम लगाया, क्लोराइड लगाया, फॉर्मूला सही से बता दिया। और सोडियम सल्फेट बताने की बारी आई तब भी तुमने सोचा कि सोडियम है तो सोडियम लगा दिया जाए, सल्फेट है तो सल्फेट लगा दिया जाए, और सोडियम भी लगा दिया, सल्फेट भी लगा दिया, तो हो गया फॉर्मूला। इसमें कुछ गलत बात तो है नहीं, सही ही है, तो तुम्हारे हिसाब से सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा गलत है। ऐसे बचपन में क्या था, जब हम पढ़ाई करते थे तो उसमें सेंटेंस होता था वह जाता है। हमारे जो गुरु जी हुआ करते थे दे देते थे कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाओ, और हम बना देते थे ही इज गो। वह मतलब ही, और है के लिए इज लगा दो, और गो मतलब जाना होता है, तो ही इज गो सही हो गया। और उसके बाद जो है फिर पूछो मत, कॉपी लेकर जाओ, तुरंत उसको काट पीट करके 2 मुक्का मारते थे, कहते भाग जाओ। और ये जो है सालों तक चलता रहा। उन्होंने बताया नहीं कि मतलब वह जाता है कैसे बनाया जाता है, बस वो देते और हम ये वाला हर बार लिख करके ले जाते और हर बार जो पिटाई खा के चले जाते। तो कुछ वही हाल यहाँ पर कुछ बच्चों का रहता है कि सोडियम सल्फेट में उनको सोडियम दिखा और सल्फेट दिखा, तो उन्होंने सोडियम जोड़ा, सल्फेट जोड़ा, और बस बात खत्म हो गया, सही फॉर्मूला। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि जब तुम सोडियम क्लोराइड लिखते हो तो सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड पर एक नेगेटिव चार्ज है। इस पर जितना प्लस इस पर उतना ही माइनस, इसीलिए दोनों मिला करके NaCl हम लोग लिख देते हैं। प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल बना देंगे और NaCl सही हो जाता है। लेकिन जब सोडियम सल्फेट की बारी आती है तो सोडियम पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, जबकि सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो जब तुम इन दोनों को मिलाओगे तो तुम सीधे सीधे नहीं मिला सकते, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव रहेगा तब मिलाओगे, तब जाकर के न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा। तो इसको न्यूट्रल कंपाउंड बनाने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव का बैलेंस हम लोगों को बनाना पड़ता है। यहाँ 2 नेगेटिव है, यहाँ 1 पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, हम सोडियम को 2 बार लेंगे। जब 2 सोडियम रहेंगे तो दोनों का टोटल चार्ज मिला करके 2 पॉजिटिव, सल्फेट पर अकेले 2 नेगेटिव है, और दोनों को मिला करके अब जो सही फॉर्मूला लिखेंगे Na2SO4। तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला जब भी हम लोग लिखते हैं सबसे पहले हमें इसी बात का ध्यान देना होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन्स हैं उनके ऊपर कितना चार्ज है। तो हम लोगों को कहीं न कहीं थोड़ा सा पता भी होना चाहिए कि आयन्स का चार्ज कितना होता है और कैसे उसको निकाला जाता है। इस पर भी हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें हम लोग मान करके चलते हैं कि आयन का चार्ज या तो तुम्हें पता है या तो हम बता दे रहे हैं अभी, राइट। तो सल्फेट पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, मैंने बता दिया। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज एक बार होता है, वो हमने बता दिया। क्लोराइड पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, हमने बता दिया। तो 1 प्लस 1 माइनस मिलाकर के NaCl, 1 प्लस और 2 माइनस, तो हमें सोडियम को 2 बार लेना पड़ेगा। अब सपोज हमें सोडियम फॉस्फेट लिखना है, तो मेरे को साफ साफ पता होना चाहिए सोडियम पर कितना चार्ज होता है और फॉस्फेट पर कितना चार्ज होता है। तो सोडियम का फॉर्मूला तो Na, चार्ज +1, फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है PO4, और चार्ज होता है 3 नेगेटिव चार्जेस। तो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में बैलेंस्ड है? तो आंसर है नहीं। तो इन दोनों को सीधे सीधे जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। तुम्हें इनकी संख्या को, इनके नंबर्स को इस तरह से एडजस्ट करना होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हो जाए। तो इधर 3 पॉजिटिव है, सॉरी इधर 3 नेगेटिव है, इधर 1 पॉजिटिव है, तो हम सोडियम को 3 बार लेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 1 सोडियम पर 1 पॉजिटिव, 2 सोडियम पर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, और तीनों सोडियम का मिलाकर के 3 पॉजिटिव, इसके 3 नेगेटिव को बैलेंस कर देंगे और सब कुछ मिला करके लिखेंगे सोडियम है 3 बार और फॉस्फेट है 1 बार। इसको ऐसे ही, जब 1 से ज्यादा बार होता है तो ब्रैकेट भी लगाते हैं, 1 बार है तो ऐसे ही छोड़ दो, तो Na3PO4। और इस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया। तो हमें क्लियरली क्या पता होना चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से आयन पर कितना चार्ज होता है। तो थोड़ी सी मेमोरी भी चाहिए, थोड़ा सा माइंड भी चाहिए। फिलहाल अभी मेमोरी से काम चलाएंगे।
NaCl दोबारा आ जाए तो गलती मत करना, सोडियम सल्फेट दोबारा आ जाए तो गलती मत करना, सोडियम और फॉस्फेट आयन दोबारा आ जाए तो गलती मत करना कि फॉस्फेट पर कितना चार्ज होता है, भूल मत जाना। इसीलिए हम लोग करेंगे क्या, इस क्लास में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ने पर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इतना सारा तुम याद कैसे रखोगे। तो दो बर्डन तुम्हारे ऊपर हो जाता है, एक तो तुमने समझा, दूसरा याद रखना है, बस दोनों मिला करके खिचड़ी बन जाती है और काम खत्म। थोड़ा ही पढ़ेंगे इसमें, बस इतना कि तुम समझ जाओ और जितना समझो वो याद भी रहे। तो सोडियम याद हो गया तुम्हें कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, सल्फेट भी अब तुम्हें याद हो गया कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, फॉस्फेट भी तुम्हें याद हो गया कितना पॉजिटिव चार्ज होता है। कैल्शियम, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। मोस्टली हम लोग ऐसे लिख देते हैं Ca2+, ऐसे भी लिख सकते हो लेकिन बुक्स में ऐसे लिखा हुआ मिलता है। तो लेट अस फॉलो द स्टैंडर्ड वे, जैसा स्टैंडर्ड तरीका है वही हम भी फॉलो करते हैं। तो कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। अगर मेरे को कैल्शियम क्लोराइड लिखना हो तो फॉर्मूला क्या लिखें, मेमोरी से आंसर नहीं देंगे, सोच समझ कर आंसर देंगे। कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव, क्लोराइड पर 1 निगेटिव, क्या दोनों इक्वल है, तो आंसर है नहीं, इक्वल तो नहीं है। इसको क्या करो, बढ़ा दो, क्लोराइड को 2 बार ले लो, तो 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव दोनों को मिलाकर के बैलेंस बन गया और फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम 1 बार क्लोराइड 2 बार, तो CaCl2 एंड दैट्स ऑल। कैल्शियम सल्फेट अगर मेरे को लिखना है, कैल्शियम सल्फेट लिखना है, कैल्शियम पर हम लोग जानते हैं 2 पॉजिटिव है, अभी भी ऊपर पढ़ा है। सल्फेट पर भी हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर देखा था 2 निगेटिव होता है। तो कैल्शियम और सल्फेट दोनों को मिला दो, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, पहले से बैलेंस है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। CaSO4 फॉर्मूला लिखोगे। कैल्शियम पर पॉजिटिव चार्ज अपने को पता है, फॉस्फेट पर निगेटिव चार्ज अपने को पता है, दोनों को जोड़ करके कैल्शियम फॉस्फेट बनाना है। तो हम जानते हैं कैल्शियम पर 2 बार प्लस है और फॉस्फेट पर 3 बार माइनस है। ऐसे सिचुएशन में बैलेंस बनाने के लिए क्या करें, कितनी बार कैल्शियम पकड़े कितनी बार फॉस्फेट पकड़े कि प्लस और माइनस आपस में बैलेंस हो जाए। तो जिस पर एक पर 2 चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर 3 निगेटिव चार्ज है, तो एक पर चार्ज 2 बार, दूसरे पर चार्ज 3 बार। तो जिस पर 2 चार्जेज है उसे 3 बार लो और जिस पर 3 चार्जेज है उसे 2 बार लो। ध्यान देना, जिस पर 2 बार पॉजिटिव चार्ज है उसे 3 बार ले लो और जिस पर 3 बार नेगेटिव चार्ज है उसे 2 बार ले लो। तो जब तुम इसे 2 बार लोगे, 1 2 3, 3 और 3 6 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इसे 3 बार लेना पड़ेगा। ठीक, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप का भी समझ सकते हैं। जिस पर 2 बार पॉजिटिव चार्ज है उसे 3 बार लिया, जिस पर 3 बार नेगेटिव चार्ज है उसे 2 बार लिया। तो इसको हमने 2 बार लिया, इसको हमने 3 बार लिया, इस पर 3 बार, तीनों को मिलाकर देखोगे तो 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव मिलाकर के 6 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और इन दोनों को मिलाकर देखोगे तो 3 निगेटिव और 3 निगेटिव मिलाकर के 6 निगेटिव हो जाएगा। बैलेंस बन चुका है और फॉर्मूला लिखोगे, कैल्शियम 1 2 3 बार लेना पड़ रहा है तो Ca3 और फॉस्फेट 2 बार लेना पड़ रहा है तो PO4। तो इस तरह से जो है PO4 ट्वाइस 2 बार लेना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में बंद करके ट्वाइस करो, तो Ca3PO4 ट्वाइस। अब इसका रिवर्स भी तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक, ये तो सीधा सीधा हम लोगों ने काम किया। रिवर्स, कि जब तुम ये फॉर्मूला देखो तो सोचो और समझो कि इन दोनों पर कितना कितना चार्ज होगा। ठीक, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में समझाया, बैकवर्ड अपने से एनालाइज करना है कि इसमें तीनों कैल्शियम पर 2 2 पॉजिटिव चार्ज है और दोनों फॉस्फेट्स पर 3 3 नेगेटिव चार्ज है। जब तुम इसे देखो तो तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए कि इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इस पर 2 निगेटिव चार्ज है। जब इसको देखो तो तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए कि कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और दोनों क्लोरीन पर 1 1 निगेटिव चार्ज है। तो शुरू में हम क्या करते हैं, आयंस को जोड़ करके फॉर्मूला बनाते हैं। उसके बाद जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है तो हम लोग किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला देखते हैं, समझने लगते हैं कि हाँ इसमें इतना इतना पॉजिटिव चार्ज होगा, इतना इतना निगेटिव चार्ज होगा। जैसे अगर हम एक फॉर्मूला लिख दें जिसमें एक आयन थोड़ा हमको पता रहेगा, दूसरा आयन हमको नहीं पता, जैसे हमने लिख दिया Na2CO3, तो बताओ सोडियम कार्बोनेट इसे कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इस बार काम उल्टा है, हमें बताना है कि सोडियम और कार्बोनेट पर क्या क्या चार्जेज होंगे। तो सोडियम तो ऊपर हमने कई बार डिस्कस किया है, तो वहां से हमें पता है कि सोडियम पर +1 चार्ज होता है। 2 सोडियम है तो दोनों पर 1 1 पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब टोटल +2 चार्ज होगा।
कार्बोनेट के ऊपर कितना चार्ज होगा, अगर ये फॉर्मूला सही लिखा है तो जितना प्लस है उतना ही माइनस भी होगा, मतलब कार्बोनेट पर 2 माइनस का चार्ज होना ही चाहिए। तो इस तरह से फॉर्मूले को देख करके हम अगर एक आयन के बारे में जानते हैं तो दूसरे आयन के बारे में बता सकते हैं कि अगर एक आयन का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पता है तो दूसरे आयन पर कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, ये भी हम आसानी से बता सकते हैं। तो इस तरह से कैटायंस और एनायन दोनों का चार्ज हमें पता रहे, दोनों का फॉर्मूला हमें पता रहे, तो कैटायन और एनायन को जोड़ करके हम लोग कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं, राइट। फिर कौन से कैटायन पर कितना चार्ज होता है, कौन से एनायन पर कितना चार्ज होता है, ये कहां से पता चलता है। जैसे सोडियम पर +1 है, कैसे पता चलेगा, कैल्शियम पर +2 है, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए एक तो हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हेल्प ले सकते हैं। जैसे सोडियम के अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके सोडियम प्लस बना लेता है, ठीक। इसको ऐसे लिख देते हैं, सोडियम के अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सोडियम प्लस बना लेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट रूल हमने पढ़ा हुआ है, अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो स्टेबल, तो सोडियम स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसी तरह से पोटेशियम, उसके अंतिम में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो पोटेशियम के अंतिम में भी 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया, तो 2 8 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसीलिए इसके ऊपर 1 चार्ज हो गया। तो सिंपल सिचुएशन में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से काम बना लेंगे। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देगा, मैग्नीशियम 2+ हो जाएगा और 2 और 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कैल्शियम, इसके अंतिम में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देगा और लूज कर देगा तो कैल्शियम 2+ बनाएगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। एल्यूमिनियम 2 8 3, इसके अंतिम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीनों इलेक्ट्रॉनों को लूज करके एल्यूमिनियम 3+ बना लेगा और ऐसा करने से इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ सिंपल केसेज में तो हम ऐसे काम चला लेते हैं, लेकिन फिर हम कहेंगे कि अब पीरियोडिक टेबल का हेल्प लो। पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो जो पहला ग्रुप है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब हमेशा +1 बनाते हैं, क्योंकि सबके अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको लूज करेंगे और +1 का चार्ज रखते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इसके बगल में जो ग्रुप है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम, इन सब के अंतिम में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 2-2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करके +2 का चार्ज एक्वायर करते हैं। तो कहीं मैग्नीशियम मिलेगा तो उस पर +2 रहेगा, कहीं कैल्शियम मिलेगा तो उस पर +2 रहेगा। फिर उधर जाओगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन सब के अंतिम में 3-3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके +3 बना सकते हैं, जैसे अभी अभी हमने एल्यूमिनियम को देखा है +3। हालांकि इसमें कॉम्प्लिकेशन भी थोड़ा है, लेकिन लेट अस गो सिंपल। इसी तरह से थोड़ा और आगे जाओगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 और 7, क्लोरीन लिखोगे 2 8 और 7, ब्रोमीन लिखोगे 2 8 18 और 7, तो सबके अंतिम में 7-7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन पकड़ करके -1 का चार्ज बनाते हैं। तो इन पर 1-1 नेगेटिव चार्ज होता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पा जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये -2 का चार्ज बना लेता है। तो ये कुछ आयंस हम लोग पीरियोडिक टेबल से पकड़ सकते हैं। अगर हमें पीरियोडिक टेबल पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है कि किसके अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है, अगर अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन है लूज कर देगा, अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन है लूज कर देगा, अंतिम में 3 इलेक्ट्रॉन है लूज कर देगा, अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा, अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा। तो यहां से किस पर कितना चार्ज होता है हम आसानी से पता लगा सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स का, सबका नहीं। जो लिखा है उनका तो कंफर्म है, नियरली कंफर्म है, हालांकि इसमें भी कुछ 3-5 है, लेकिन वो एक्सपीरियंस के साथ तुम सीखो। फिर उसके बाद कुछ आयंस तुम्हें याद भी होने चाहिए, जैसे एक्स्ट्रा मेमोरी काम करेगा वहां। जैसे आयरन है, वो +2 भी होता है, +3 भी होता है। +2 होता है तो इसे हम कहते हैं फेरस, +3 होता है तो इसे हम कहते हैं फेरिक। कॉपर है, +1 भी होता है, +2 भी होता है।
+1 वाले को क्यूप्रस कहते हैं, क्यूप्रस, और +2 वाले को क्यूप्रिक कहते हैं। जब ज्यादा चार्ज रहेगा तो एक, कम चार्ज रहेगा तो अस, तो फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक। इन कम से कम इन दोनों को तो याद रखोगे ही रखोगे, बाकी जब जैसा आता जाएगा सामने वैसे वैसे हम लोग और भी धीरे धीरे याद करते जाएंगे। इस क्लास में हमारा मेन टारगेट ये नहीं है कि तुम सभी आज ही याद कर लो। इस क्लास में टारगेट ये है कि तुम समझो कि किस तरह से अगर हमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पता है तो हम लोग कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव और निगेटिव आयंस को याद रखो। तो पॉजिटिव आयंस में इनको याद रखोगे। इसके अलावा NH4+ आयन, अमोनियम आयन, ये स्पेशल है, इसे थोड़ा ध्यान से याद रखना। H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, इसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। तो पॉजिटिव आयंस में ये सारे आयंस थोड़ा एक्स्ट्रा याद रखोगे। ठीक, इधर तो पीरियोडिक टेबल से इनको याद रख ही सकते हो, इसको याद रख ही सकते हो, और इन सबको भी पीरियोडिक टेबल की मदद से याद रख सकते हो। फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, अमोनियम, हाइड्रोजन, इनको याद रखना। और निगेटिव आयंस की अगर बात करें तो एक तो ऊपर देखा ही तुमने, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, इनको तो देख ही लिया। ऑक्सीजन पर 2- ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक, OH- हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड। तो ये कॉमन चीजें हैं, तुमको पहले से भी बहुत बार पता होती हैं। कार्बोनेट आयन, CO3 2-, SO4 2-, सल्फेट आयन, ऊपर हमने इनका डिस्कशन किया ही है। PO4 3-, फॉस्फेट आयन। ठीक, बस इतना ही, अब और लिस्ट बढ़ाते नहीं, ठीक, क्योंकि लिस्ट बढ़ाएंगे तो तुम्हारे ऊपर लोड बढ़ जाएगा, और जो समझे बूझे हो सब जो है चला जाएगा, पानी में डूब जाएगा, तो डुबाना नहीं है। इतने सारे आयंस को याद रखोगे, बाकी फॉर्मूला जब जहां जैसे दिखे इस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके अगर पॉजिटिव आयन का चार्ज पता है तो नेगेटिव आयन का चार्ज अपने आप सोच सकते हो, या नेगेटिव आयन का चार्ज पता है तो पॉजिटिव आयन का चार्ज अपने आप सोच सकते हो। जैसे एक एग्जांपल, अब ये हमने इतना पढ़ लिया, इतना मेरे को आता है। अब एक सपोज अपने पास फॉर्मूला आ जाए KMnO4। मेरे को पोटेशियम के बारे में पता है कि पोटेशियम पर +1 होता है, तो क्या हम इसकी मदद से MnO4 का चार्ज बता सकते हैं? तो आंसर है यस। इस पर अगर +1 है तो इस पर -1 होगा, और क्या। तो ये परमैग्नेट आयन, पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम पर +1, परमैग्नेट पर -1, इसको देखकर उसको बता दिया। इसके बारे में हम जानते थे, उसके बारे में सोच लिया। K2Cr2O7, इधर पोटेशियम, इधर डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसे पढ़ते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या पोटेशियम के बारे में जानते हुए हम डाइक्रोमेट के बारे में कुछ सोच सकते हैं? तो हम जानते हैं दोनों पोटेशियम पर एक एक पॉजिटिव चार्ज है, तो क्रोमेट पर 2 नेगेटिव चार्ज होगा ही होगा, डाइक्रोमेट पर 2 नेगेटिव चार्ज होगा ही होगा। तो इस तरह से कैटायन के बारे में जानते हैं तो एनायन के बारे में बता देंगे, एनायन के बारे में जानते हैं तो कैटायन के बारे में बता देंगे। इस चीज को माइंड में रखना है, ठीक। और इसी के साथ ये पहला क्लास, बस इतना ही हम लोगों को काम करना था कि आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला सही सही कैसे लिखा जाता है वो इस क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना था, एंड दैट इज डन। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो वहां पर आयनिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ी और गहरी गहरी बातें करेंगे। आज तो बस ऐसे ही थोड़ा इंट्रो था कि आयनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं और इनका ऐसा ऐसा फॉर्मूला लिखा जाता है। पॉजिटिव आयन रहेगा, निगेटिव आयन रहेगा, दोनों को जोड़ करके फॉर्मूला लिख लेना था, बस इतना ही। अगले क्लास में मिलेंगे तो बातें और भी गहरी होंगी। तब तक के लिए हमारी तरफ से बाय बाय।